गया और मैं अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सका, तो वो बिल्कुल गलत है। मुझे पहला नोटिस जो मिला है वो 28 जून की तारीख का नोटिस था, और जब मेरे स्टाफ ने मुझे इतला दी और मैं एक ही मुझे नोटिस मिला और मैं उस पर 3 बजे का टाइम था, मैं अपने आप को मैंने कानून आइन के हवाले से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, मैंने अपने आप को आज अवेलेबल किया। जहाँ तक जो सवालात उन्होंने पूछे, मैंने उनके जवाब अल्हम्दुलिल्लाह दिए, क्योंकि जो भी मामलात हैं वो बड़े ट्रांसपेरेंट हैं, और मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का किसी जगह पे ना पनामा पेपर्स में नाम है, ना किसी कंपनी में नाम है। जिन लोगों के नाम हैं वो आज तमाम मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में मौजूद हैं, और सबसे ज़्यादा साजिशें और सियासत वही कर रहे हैं। करीबन 23 साल से इस मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। चंद रेफरेंसेस मुशर्रफ के ज़माने में बनाए गए, और उस रेफरेंसेस में मेलाफाइडी थी, वो बदनीति के बुनियाद पे बनाए गए थे, वो झूठ के बुनियाद पे बनाए गए थे, वो प्रिजम्पटिव और फोर्स और अपनी पावर के बुनियाद पे बनाए गए थे। 23 साल से ये ड्रामा इस मुल्क में चलता रहा है। मैं अगर आपको उन 3 रेफरेंसेस में से एक की मिसाल दूं, तो 14 फरवरी को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इत्तेफाक फाउंडी की एक रेफरेंस है जो तैयार होती है। 14 फरवरी को ही चेयरमैन नैब उसको स्क्रूटनाइज भी कर लेते हैं और सेक्शन 18G के तहत उसको वो कंप्लीट करते हैं। फिर 14 फरवरी को लाहौर के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में उस मैटर का कॉग्निजेंस हो जाता है, और 14 फरवरी 2000 को अब्बास शरीफ और दूसरे लोगों को प्रोड्यूस कर दिया जाता है। यानी 14 फरवरी 2000, यानी ये लगता है कि 24 घंटे का दिन नहीं था, ये शायद 24 हफ्ते का दिन था, ये 24 दिनों का दिन था। आपका कानून आइन कहता है, और कई फैसले में आपको कोट कर सकता हूं, कि अनहोली हेस्ट वो इटसेल्फ किसी चीज को तबाह बर्बाद करती है और उसको मेलाफाइडी डिक्लेयर करती है। उसकी 2 मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। एक इफ्तिखार चौधरी साहब का केस, ऑनरेबल जज फॉर्मर चीफ जस्टिस, उसमें जो जनरल मुशर्रफ ने जो उनके खिलाफ केस बनाया, वो 2006 में 13 ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये कह के फेंक दिया, हालांकि उसमें 2-3 दिन थे, एक दिन में सारा काम नहीं हुआ था, कि ये अनहोली हेस्ट में फैब्रिकेटेड है। इसी तरह पाकिस्तान स्टील मिल्स का केस था, उसको भी 2010 में इसी असूल के तहत 9 मेंबर बेंच ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रबिश किया और कहा कि ये अनहोली हेस्ट है। तो ये जो रेफरेंस है 2-3, जिसका कुछ पॉलिटिकल साथी हर वक्त तमाशा बनाते रहते हैं और बनाते रहे हैं 23 साल से, इट इज़ नथिंग बट ट्रैश। मैं पहले दिन से कहता रहा कि ये जो सो कॉल्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट है ये ट्रैश है। मेरा लफ्ज़ होता था ट्रैश है। आप अपने रिकॉर्ड निकालें अपने लाइब्रेरी से, अल्लाह के फजलो करम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस पिटीशन से पहले 13 जजेस मुख्तलिफ औकात पे उसको ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि इट हैज़ नो एविडेंशरी वैल्यू, विच मीन वेस्ट पेपर। जिसके सुप्रीम कोर्ट में से 5 जजों ने, जब जनाब जमाली साहब चीफ जस्टिस थे और इस केस को सुन रहे थे, एक जज साहब ने फरमाया था, जब नईम बुखारी साहब ने पढ़ने की कोशिश की, उन्होंने कहा ये वो कागज़ है जिसमें पकौड़े
बेचे जा सकते हैं। ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह उनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है। जैसे उन्होंने ख़ुद भी फरमाया कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट को रगेदा जा रहा है और इलीगली रगेदा जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 23 साल से ये काम जारी है और जब भी मुल्क में स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है ये काम शुरू हो जाता है। क्या ये वही मुल्क नहीं है जिसको 4 साल पहले ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट है, ये अगले 12 महीने में डिफ़ॉल्ट करेगा, ये दिवालियापन डिक्लेयर करेगा और अपनी पेमेंट्स नहीं कर सकेगा? कि वही मुल्क नहीं है? आज मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ हम उस नहज पे पहुंच चुके हैं जहां पाकिस्तान को ये नवीज़ सुनाई जा रही है कि अगला 12 साल में पाकिस्तान दुनिया की सबसे 20 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगा और उसके कुछ अर्सा बाद कनाडा, इटली और साउथ कोरिया उसके पीछे होंगे। मैं समझता हूं कि ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ एक कॉन्स्पिरेसी है, ये इस हुकूमत के साथ इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की कॉन्स्पिरेसी है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो बयान देते हैं आपको राइट लेफ्ट नज़र आते हैं मीडिया पे, इनकी कंपनियां जितनी हैं वो किधर हैं? बात यह है कि कानून तो सबके लिए एक ही होता है और मैं बड़े अदब से कहूँगा कि अभी तक अल्लाह के फजलो करम से मियां नवाज शरीफ के साथ के हवाले से या इस हुकूमत के हवाले से एक पैनी की करप्शन या कोई स्कैम कोई बाहर नहीं ला सका। आप कारोबारी मामलात को 1937 से देखना चाहे तो आपकी गुड मर्जी है, लेकिन किसी भी दुनिया के हिस्से में इस तरह की अजीबो गरीब पिटीशंस नहीं होती जिस तरह की पिटीशन में उन पे मैं ज़रा बाद में आता हूँ। अब मैं बात करूँगा कि जिन लोगों को आप यहाँ GIT में वो डिसेंट लोग हैं, जैसे बात होती है वैसे जवाब दिया जाता है, लेकिन बड़े अदब के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरसलान इफ्तिखार के केस में GIT की प्रोसेस को और प्रोसीडिंग को डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि क्या होगा। आपको पहले क्वेश्चनर बनाना होगा, आप उस क्वेश्चनर को जिसको आप चाहेंगे उसको भेजेंगे, अगर आपकी तसल्ली नहीं होगी उसके बाद आप फिर उसके सप्लीमेंट्री सवाल करेंगे और अगर बहुत ज़रूरत पड़े तो उसको बुलाएंगे। यार ये कैसा तमाशा है कि जज के बेटे के लिए तो कोई और कानून और प्रोसीजर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ के लिए कोई और प्रोसीजर उनके बेटों के लिए। क्या ये फेयर है? मैं समझता हूँ ये फेयर नहीं है। हमें हक और इंसाफ की बात करनी चाहिए। हमारी ट्रेनिंग जो है वो इस्लाम की ट्रेनिंग है। हमारी लिए हमारी माएँ बहनें मुश्तरका होती हैं। ये बच्चियां हैं खड़ी, ये मेरी बच्चियों की तरह हैं। मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है, वो कौम की भी बेटी है। क्या जनाब इमरान खान की कंपनी न्याजी सर्विसेज में उनकी बहनों के नाम नहीं है जिन्होंने डायरेक्टर तौर पे साइन किया? मरियम का और क्या कसूर है? उस्मा बहन ने और अलीमा बहन ने पिटीशन में कागज लगे हुए हैं। कल को अगर उस्मा बहन अलीमा बहन को यहाँ बुलाया जाता तो मुझे बुरा लगेगा। इसी तरह मुझे बुरा लग रहा है कि मरियम नवाज शरीफ को यहाँ बुलाया गया है या बुलाया जा रहा है, जबकि अरसलान इफ्तिखार के केस में एक एस्टेब्लिश प्रोसेस यानी लिखा जा चुका है। मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अभी भी इसका नोटिस लेना चाहिए और GIT को रिव्यू करना चाहिए अपना मामला, कि बजाय मरियम नवाज शरीफ को 5 को इन पर्सन बुलाने के उनको क्वेश्चनर भेजा जाए और उनसे उनके सवालात के जवाब लिए जाए और जो लेट डाउन प्रिंसिपल है अरसलान इफ्तिखार के केस में उसको मेहरबानी करके फॉलो किया जाए। मैं जैसे अर्ज किया, अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारी ज़ाती लाइफ है जो खान साहब बहुत कहते हैं जी ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, एक हमारी पब्लिक लाइफ है। हम पब्लिक लाइफ के जवाबदेह हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से
4 टेन्योर में मैं वजीर रहा हूं। मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 3 दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं। 1 रुपए का स्कैम निकाल के देखें। मैं आज तो नहीं कह रहा, जब मुशर्रफ डिक्टेटर जो था, जब अपने नशे में टॉप पे उसका इक़्तिदार का अरूज था 2003 में, मैंने उस वक्त एक इंटरव्यू दिया था 26 नवंबर 2003। जो साथी ने नहीं देखा या नहीं पढ़ा वो पढ़े निकाल के, न्यूज़ में फुल पेज में इंटरव्यू आया था। मैंने उसमें कोट किया था जनरल अमजद को कि हमने आपकी तमाम मिनिस्ट्रियां हमने चेक की हैं, उसमें से 1 रुपए की रेगुलरिटी नहीं निकली। मैं और मियां नवाज शरीफ इस मुल्क की हर एक पाई को अल्लाह ताला और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत समझ के चलाते हैं और चलाएंगे इंशाअल्लाह। ये पब्लिक लाइफ रहा मामला प्राइवेट लाइफ का, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एक रेफरेंस 14 फरवरी को जो 24 घंटे का दिन था वो 24 दिनों का काम एक दिन में हो गया। और सिंपल जजमेंट जो है, मैंने आपको जब इफ्तिखार चौधरी साहब की जजमेंट का हवाला दिया, स्टील मिल का दिया, और कुछ देखे बगैर वो जो है अनहोली हेस्ट में उसको बिन में फेंक दिया जाता है। ये अल्लाह ताला का फजलो करम है कि ऑनरेबल 13 जजों ने वक्तन फवक्तन उस कन्फेशनल स्टेटमेंट को, जिसमें पकौड़े बांटे जाने चाहिए, और जो तमाशा करते हैं हम मदारी साहब हमारे दोस्त, वो उन्होंने क्या लिखा अपने फैसले में, ऑफ नो एविडेंशियरी वैल्यू। आप माशाल्लाह सब अक्लमंद हैं। उसका क्या मतलब है? वेस्ट पेपर, ट्रैश और वेस्ट पेपर में ज्यादा फर्क नहीं होता। मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दे। बात यह है कि मैंने जैसे अर्ज किया कि आज भी पब्लिक लाइफ के सारे टेन्योर्स ऑफर करता हूं कि कोई दुनिया के बेस्ट या अपनी पाकिस्तान या दुनिया के बेस्ट आप चेक करवा लें एक दफ़ा फिर। गुलाम इसा खान ने किया, बेनज़ीर साहिबा ने किया, जनरल मुशर्रफ ने किया, और किसी ने अल्लाह के फजल करम से 1 रुपए की रेगुलरिटी नहीं निकाल सके, क्योंकि ये अल्लाह ताला और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है। बाकी जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, जैसे कि पनामा पेपर्स की बात हो रही है, इस पर मियां नवाज शरीफ की फैमिली ने लब्बैक कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तश्कील शुदा JIT है, और अपने आप को पेश किया। हालांकि जैसे उन्होंने खुद फरमाया कि कोई एक सिंगल रुपये की कोई करप्शन और स्कैम का केस नहीं है, और जितने बाकी लोग हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, और उनको किसी किस्म की कोई सवाल कोई जवाब कुछ नहीं है। मैंने इस JIT को आज जो इमरान खान कहता था कि इसमें से निकलेंगे फ्लैट्स के पैसे, मैंने उनको एक एक पैसे का हिसाब रिकंसाइल करवा दिया है। सिक्योरिटी जो थी, ये 9 अदारे थे पाकिस्तान के, और जिसका मैं चीफ एग्जेक्टिव था वो 92 में मैंने उसको रिजाइन किया था, और उसका सिर्फ 18% हिस्सा था पूरी लैंडिंग में, और एक पैसे की रिकंसिलिएशन जो है वो मौजूद है कि पाकिस्तान में कैश हुई। और भाई, तुम जब कहते हो कि यहां से पैसे बाहर जाते हैं तो अपने दाएं बाएं देखो ATM मशीनों को, वो पैसे बाहर भेजते हैं पाकिस्तान से। तुम मुझे चैलेंज करो कि ये गलत है, फिर मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं ठीक हूं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए झूठ की बुनियाद पर सियासत करते हुए। मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा इनका लव एंड हेट का रिश्ता बड़ा पुराना है इमरान खान साहब का, लेकिन अब मैं डिसअपॉइंटेड हूं। 93 में जब मैं लाहौर चेंबर का प्रेसिडेंट था, जब मैंने इन्वेस्टमेंट बोर्ड से रिजाइन किया, तो ये मेरे दफ्तर में आया करते थे, मेरे जाती दफ्तर में भी और लाहौर चेंबर के दफ्तर में भी। मेरे जो 2 बेटे हैं, ये उनके साथ बैठ के मेरा इंतजार किया करते थे, और मैं अल्लाह के रास्ते में अगर कुछ देता था, डोनेशन या ज़कात, तो मैं इन पे कोई एहसान नहीं करता था।
वो मेरी और अल्लाह ताला के दरमियान है। लेकिन तुम किस मुंह से इमरान खान, किस मुंह से तुम 62 की पिटीशन डालते हो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ? अपने गिरबान में झांको तो तुम्हें नजर आएगा कि कैलिफोर्निया का केस काफी है तुम्हारे लिए। कैलिफोर्निया कोर्ट की जो स्टैंप हो चुकी है और जिसको जमाइमा बीबी अपनी गार्डियनशिप में ले चुकी है, वो हमारी वो भी बेटी है। जो भी हुआ, आप बच्चों को बच्चों तक रहने दें। आपने जंग करनी है, हमारे साथ करें। आप मेरे बेटों को बीच में घसीट लेते हैं। मैंने ऑलरेडी, मेरे बच्चों ने इनके ऊपर 5 अरब रुपए के हर्जाने का केस किया हुआ है। वो केस आके लड़े ना, साबित करें। ये तो बड़ी आसान बात है कि जो मुंह में आए बक दे बंदा। बेहतर है कि सोच समझ के बात करे, अपने एविडेंस के साथ बात करे। अब आए ना, मुझे पैगाम भिजवाते अपने वकील के जरिए, डार साहब तुसी असी भी आस्था चले, तुसी भी आस्था चलो। मैं कहा मैं तो 500 मील फी रफ्तार से चलना चाहता हूँ ताकि मैं साबित करूँ कि एक दफा फिर इमरान खान झूठा है। आपके सबके साथी हामिद मीर, जब मैं प्रेसिडेंट लाहौर चेंबर था, पूछे कि इनका करैक्टर क्या है। इन्होंने इतनी बेहुदा बातें की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हवाले से, और वो अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, केयर टेकर गवर्नमेंट थी। वो हमने तो हामिद मीर को जानता भी नहीं था। मैं सदर लाहौर चेंबर, मैंने समझा किसी इंडस्ट्रीज का बेटा आ गया सूट वूट पहन के, यंग मुंडा। और जब उस बेचारे ने अगले दिन खबर छापी तो ये पाँव पड़ गए, मुझे कह दे कि मैंने नहीं कहा। आरिफ निजामी का ब्रदर इन लॉ इनके साथ आया था, अजमत ऐशा, उसने कहा है। ये तो इनकी सच्चाई की यानी स्ट्रेंथ है खान साहब की। हामिद मीर से पूछे कुरान के ओथ पर, ये 4 दिन आपके अखबारों ने वो फिर सारी मामलात को कैरी किया और इवेंचुअली खान साहब फिर उस पर भागे। जैसे मैंने कहा कि हमारा लव एंड हेट का रिश्ता चलता रहा है बहुत देर, 93। ये डरपोक आदमी है बेसिकली, जो आदमी अपनी शादी छुपाए। जब इनको पूछे आपकी जमाइमा से शादी किधर हुई थी, आप कहेंगे पेरिस में। झूठ बोल रहा है, झूठ बोलते हैं। उनका निकाह जमाइमा के साथ सेंट जॉन वुड में हुआ था। लोग रिलीजियस मॉस्क में जाके निकाह नामा ढूंढते रहे थे, और इमरान खान किसी और को न पता, मुझे तो पता है कि उसके 2 सिग्नेटरी कौन थे, 2 उसके गवाह कौन थे। मुझे तो पता है कि उसका जो मौलवी और जो निकाह नामा आया था वो रॉचडेल से आया था। तो कितना झूठ बोलोगे इस कौम के साथ? मेरा ख्याल था वो बेहतर हो जाएंगे, रिलेशनशिप में फिर बेहतरी आई। अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को सेटल किया। मैंने डिक्लेयर करके अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लॉफुल अर्निंग, ये मुझे इमरान खान नहीं बताएगा कि मैंने अपनी लॉफुल अर्निंग किसको देनी है। आज वो सेकंड रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन कैसे बन गया है? वो तो किसी इंडस्ट्रीज का बेटा नहीं है मियां नवाज शरीफ की तरह, जिनकी 1935 से इंडस्ट्री चल रही हो। वो तो सेकंड, मुझसे भी 3 गुना ज्यादा अमीर हो गया है। मैं तो चार्टर्ड अकाउंट में तो एक वैल्यू है। आई प्रूव 2002-2008। आज मुझे दुनिया के मुआलिक उससे भी डबल देने के लिए तैयार हैं। मेरे जो जूनियर है 30-40 साल पिछले में, वो आज 2-2.5 करोड़ रुपया महीना ले रहे हैं। तो मेरे जैसा बंदे से भी तुम्हारे 3 गुना एसेट कहां से हो गए बाबा? तुम कौम को बताओ। लेकिन वो कहते हैं मुझे, हमने तो तलाशी दे दी है, मैंने तो एक पैसा रिकंसाइल कर दिया है, और तुम्हारे मुंह पे पड़ेगा ये सारा अल्लाह के फजलो करम से। सच विल प्रिवेल, ट्रूथ विल प्रिवेल। फिर कहा जी इसहाक डार के बेटे, जैसे मैंने आपको अर्ज किया, ये वही बेटे हैं जिनसे इसने मुझे अगस्त 2008 में कहता कि अपने बेटे को कहे कि मुझे कोई शौकत खाने के लिए डोनेशन दे दे। ये ली यहाँ खड़ा है। इसने और इसके भाई ने, मैंने इनको इंडिपेंडेंट 2004 में किया और डिक्लेयर करके किया। इलेक्शन कमीशन रिटर्न में इनको मैंने एक पैसे का हिसाब दिया हुआ है, मैंने इनको क्या गिफ्ट किया है, और जो मैंने 100 यतीम बच्चे अडॉप्ट किए उनके लिए मैंने क्या अपने पास रखा हुआ है जिंदगी में। इन्होंने डोनेशन दी। लेकिन जब मुझे ये पता चला फर्गूसन की रिपोर्ट से कि खान साहब ने तो ज़कात और डोनेशन के पैसों से जुआ खेल लिया बीवीआई कंपनी में, तो मेरा इत्मीनान उठ गया। मैंने अगस्त 2008 से 93 से 2008 तक मैं इसको देता रहा डोनेशनें, अल्लाह के नाम पे, उसको एहसान नहीं है। लेकिन जब मैंने ये देखा, क्योंकि प्राइवेट लाइफ उससे ऊपर पब्लिक लाइफ से ऊपर अल्लाह ट्रस्ट, ज़कात डोनेशन और अल्लाह ट्रस्ट। ये जब लोगों को ये कहेंगे इतने मुझे कैश दे दो, इतना मुझे चेक दे दो,
तो बाकी आप खुद ही अक्लमंद सोच सकते हैं कि इनके मामला कैसे हैं। मैं एक सेकंड मुझे बात करने दें आप। बात ये है यार, मैं भी धूप में खड़ा हूँ। बात ये है, मेरी सिर्फ दो चार मिनट दे दो ना भैया। इखलाक की बात करते हैं। इखलाक, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दफ़ा किसी ने पूछा दीन क्या चीज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इखलाक। इस शरीफ आदमी ने पाकिस्तान की यूथ का इखलाक जो इसको फॉलो कर दे तबाह कर दिया। ये ओए तोए से कम शुरू नहीं करता अपनी बात। धरने में मैंने नेगोशिएशन की जहांगीर तरीन के साथ, शाह महमूद कुरैशी के साथ। इन्होंने कहा जी लिखे के नासुल मुल्क होने चाहिए इसमें, और वो हेड करें। जब उन्होंने हेड किया और जब ज़रा नेगेटिव सिग्नल्स आए तो इन्होंने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इनसे कंसल्ट करके, चूंकि हमने इनसे एग्री किया था, लगाया। जब इनकी मर्जी की बात नहीं हुई तो उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। नादरा चेयरमैन इनकी मर्जी से, इनकी कॉन्सर्ट से लगाई, ये खुद भी वहां गए और उसके बाद उसको बुरा भला कर। ये क्या है? हु आर यू? तुम कौन हो? तुम्हें किसने ये मोनोपोली दी है कि तुम उठो और तुमको ओए फलां के चेयरमैन, ओए फलां के चेयरमैन, ओए फलां के चेयरमैन? क्या दे रहे हो अपने आने वाली नस्लों को? तुम लीडर क्लेम करते हो अपने आप को, तो ये शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जहां तक ये अभी खान साहब को मैं आपके जरिए खुशखबरी दे दूं कि इन्होंने खुद कहा कि मैंने यूके की कंपनी, मैंने टैक्स मैनेज की थी, उसलिए मैंने बहनों को उसमें डाला था। और भाईजान यूके का लॉ पढ़ लो, मैं यूके से क्वालिफाइड हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रॉपर्टी भी यूके में थी, तुम उसको आज यहाँ बेनिफिशियल ओनर एक्सेप्ट कर चुके हो। तुमने बहनों की ओनरशिप नहीं कही, आप मान चुके हो मैं ओनर था। तो अब जरा तैयारी करें यूके में जाके टैक्स देने की। जो 7 लाख पाउंड का फ्लैट बेचा था उस पर 1 मिलियन मैंने कैलकुलेट किया है कि टैक्स पेनल्टीज और इंटरेस्ट आपको ठोकेगा वहाँ, और वहाँ कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है। तो इसलिए ज़रा वो बातें जो है अपने ऊपर भी वो असूल लगाएं। जो बातें उन्होंने लोगों से करते हैं, दूसरों के खिलाफ करते हैं, ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। वो बताएं उनकी लॉयल्टी है किधर। पाकिस्तान के साथ है, मुसलमानों के साथ है, यहूदियों के साथ है, ईसाइयों के साथ है। आपको याद होगा पिछले साल आपके टीवी रिकॉर्ड में मौजूद है, जाके जैक गोल्डस्मिथ को ये सपोर्ट कर रहे हैं मेयर ऑफ लंदन के लिए, और बड़ी डिटाई से कर रहे हैं और बड़ा प्राइड ले रहे हैं। और मैं किसको कर रहा हूँ? सादिक को सपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ। ओ भाई, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को तो सपोर्ट करो यार। तुम बताओ कि जी तुम्हारी लॉबी कोई और है, तुम्हारे पीछे कोई और है, तुमसे कुछ तमाशा करवा रहे हैं, पाकिस्तान टेक ऑफ की स्टेज पे तुमसे गिरवाना चाहते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। मैंने जैसे कहा कि ये अपना आए और आके ये कोर्ट पे अब वो केस लड़े। ये उसमें बिलीव करते हैं कि जिसके पास 4 पैसे हैं, कोई अच्छा वेल ऑफ है, तो ये उस थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि इस फॉर्चून के पीछे कोई क्राइम है। और खुदा के बंदे, कुरान हकीम में अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मैं जिसको चाहूँ जितना रिस्क दे दूँ। फर्स्ट लेडी ऑफ इस्लाम हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हो, चारों सहाबा में से उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, और कई पर्सनैलिटीज, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको रिस्क नवाजा था। लॉफुल लेजिटिमेट होने चाहिए। ये कहीं नहीं है, ये इस्लाम की नगेशन है, ये कुरान हकीम की नगेशन है जब आप ये कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इनका जो दिमाग है वो इसी चीज़ के ऊपर अड़ा हुआ है। इन्होंने जब से ये इलेक्शन हुए हैं इनको सब्र चैन नहीं आया। पहले उन्होंने धरना बंद किया, फिर इन्होंने वो एम्पायर की उंगलियां दिखाई आपको, उसके बाद अभी 2 नवंबर का धरना 2 हुआ, उसके बाद ये पिटीशन लेके आ गए। और वही लोग जिन पे मैंने जैसे कहा कि नासुल मुल्क जैसे ऑनरेबल लोग, उनको इन्होंने क्रिटिसाइज शुरू कर दिया, जिनके इनके अपनी मर्जी से लगे लोगों को इन्होंने क्रिटिसाइज शुरू कर दिया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम जो चीज़ भी होती है उसमें हम पॉलिटिक्स को ले आते हैं। हमारा अल्लाह का फेथ जो है, अगर इमरान खान तुम्हें अल्लाह ने कोई आपसे को काम लेना है तो कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा ईमान है। अगर अल्लाह ने काम नहीं लेना तो कोई दे नहीं सकता। पाकिस्तान इस वक्त टेक ऑफ स्टेज पे है,
पाकिस्तान इस वक्त टेक ऑफ स्टेज पे है और ये कॉन्स्पिरेसी मैं समझता हूँ कि बैरूनी और अंदरूनी मिलके हो रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान जो G20 में 12 साल के बाद जाने की एक उम्मीद है उसको ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान को इसकी टांगें खींची जाए, क्योंकि खान साहब को पता है कि इलेक्शन में तो जीतना नहीं है। वो तो उस ज़माने में भी जब मुशर्रफ पीक पे था तो उनकी वो अपना जूतियाँ चाटते थे। वो यहूदी ब्यूटी को लेकर जाके वजीर आज़म बनने के चक्कर में थे। कराची यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ गंदे अंडे खाए उन्होंने रेफरेंडम के लिए। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आप अनफॉर्चुनेटली आपने कोई सबक नहीं सीखा, आपने कोई अपना मेकअप नहीं माइंड किया। आप आज भी झूठे हैं, आप आज भी जाहिल हैं, अब आज भी जवारिये हैं, अब आज भी बुज़दिल हैं, आज आप भी टैक्स चोर हैं और आज आप भी फितरे का सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको वो जो कहते हैं एहदिना सिरातल मुस्तकीम इय्याका नअबुदु, अल्लाह करे कि उनके ऊपर आ जाए और उनको अकल आ जाए। थैंक यू। देखो भाई, जहाँ तक JIT की क्रेडिबिलिटी है वो उनको साबित करनी पड़ेगी। मीडिया में जो क्वेश्चन मार्क हैं वो सुप्रीम कोर्ट आप और वोट सेटल करेंगे। जहाँ तक कन्फेशनल स्टेटमेंट की आपकी बात कर रहे हो, मेरे हाथ से नहीं लिखा हुआ, वो मुझे जो दिया गया था, और मैं उसको छोड़ें, फाइनल फैसला जो नो एविडेंसी वैल्यू मैंने तो नहीं दिया। या तो आप 11 जजों की तस्दीक कर रहे हैं और फिर जब ये रिव्यू के लिए हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये हुआ कि जी इसको क्या करना चाहिए, हम तो नहीं थे, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल दोनों ने लिखा कि इसमें कुछ नहीं है। और मैंने भी आपको मिसाल दी है कि एक दिन में क्या क्या होता है इन रेफरेंसेस में। इधर ऑल कुक्ड अप, एक में कोई नहीं मुकल्लम खुद लिखा हुआ, आप दोबारा देखें। और मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें इन्होंने जो अदलिया ने जो फैसला दिया उस पे उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल ने ये लिखा कि इसमें कोई, और सब ने लिखा, उसके बाद उसमें अपील नहीं की गई। आज 5 ऑनरेबल जजेस ने भी इस JIT को ये नहीं कहा कि आप उस हुदैबिया को देखें, उसके फैक्ट्स को कहा देख लें कि कोई नेक्सस तो नहीं है फ्लैट्स के साथ, या उनको जो स्कोप ऑफ वर्क है वो कर रहे हैं अपना काम प्रोफेशनल। तो मैं आपको कैटेगोरिक कह रहा हूँ कि मैंने नहीं लिखा, मुझे ये बताया गया था कि जी मेरे लीगल एडवाइस के ये जो कहें जहाँ कहें आप इस वक्त एक, ये तो कुरान में है ना कि अगर मौत आ रही हो तो आप अल्लाह माफ़ करे जो हराम चीज़ भी खा सकते हैं पी सकते हैं, आप करते। मैं इनकी उस वक्त की सीनियर टीम के एक मेंबर का प्रूफ है मेरे पास कि उसने लिखा था कि कौन बंदा था जिसने अपने नंबर बनाने के लिए फौज में ये सारा काम किया था। नहीं, मैं गुस्से में नहीं हुआ, धूप है बड़ी। बेटी मेरी बात सुनो, मैं हल्फन कह सकता हूँ कि डे 1 से मैंने SECP, स्टेट बैंक FPR को जो मेरे नीचे अदारे हैं उनको ब्लैंक अथॉरिटी दी हुई थी। मैं कभी भी इसमें बिलीव नहीं करता, खुदा न खास्ता वो बाय द वे जो आप ही ने, आपके अखबारों ने जो छापा है तफसील उनका जवाब, उस हिसाब से मैं प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ। कोई टेम्परिंग नहीं है, वो प्रोसीजरल उसको मिस्टेक कह सकते हैं, टेम्परिंग नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जी।